हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। किस लिए? जूनियर सुपर टेट के लिए। और ये क्लासेस का जो शेड्यूल है वो मॉर्निंग में 8 बजे आपको वनडे एग्जाम्स 2.0 पर मिलेगा। करंट अफेयर की क्लास मिलेगी। और वनडे एग्जाम टारगेट पर जो क्लासेस हैं 10 बजे आपकी क्लास चलती है। दोपहर के 3 बजे मॉडल पेपर होता है, सर कराते हैं, उसे ज़रूर कवर कीजिएगा। और शाम में क्लासेस अभी शाम को कल से बंद है और ये स्टार्ट होती लगभग 10:30 बजे ये क्लास। तो इसका भी टाइम फिक्स नहीं है, जब नेटवर्क सही रहता तब ये क्लास हो जाती है, ये समझिए। तो आप लोग मेरा साथ दीजिए, नेटवर्क के साथ साथ आप लोगों का साथ बना रहेगा तो हम बहुत ही आगे तक बढ़ेंगे। ठीक है, अपने टारगेट को अचीव करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी हमारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं तो फटाफट से नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे, जिससे कि हम उनके मैसेज को देख सकें। ठीक है, और अपनी एनर्जी, अपनी प्रेजेंस को ऐसे दिखाइए जिससे कि पता चले हाँ एक एक बच्चा जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब ऐसे जुड़िए जिससे कि आपकी उपस्थिति दर्ज हो यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए जोश और जुनून के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। वही ऊर्जा होनी चाहिए, वही जोश होना चाहिए, वही जुनून होना चाहिए जो कि आप हाँ एग्जाम से एक दिन पहले दिखाते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, बिना किसी देरी के। चेचक चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है आसान सा क्वेश्चन लेकिन बहुत पूछा जाता है। चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? विकल्प आप सभी की स्क्रीन पर है। विकल्प आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। जब सब कुछ आप सभी की स्क्रीन पर है तो रिप्लाई भी आपकी होनी चाहिए, तो जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। बहुत बढ़िया। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए जिससे कि कोई भी छूटने ना पाए, कोई भी छूटने ना पाए, सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। चेचक किस वायरस के कारण होता है? विकल्प आप सभी की स्क्रीन पर है। ऑप्शन सही हो जाता है वैरिसेला वायरस। ऑप्शन बी सही हो जाता है। पहली बात तो ये सोचिए चेचक किसकी वजह से होता है, तो ये होता है विषाणु की वजह से, वायरस की वजह से। ठीक है, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। अच्छा, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है जानते हैं? देखिए, जब ये किसी जीवित कोशिका में पहुंचता है तो सजीव की तरह व्यवहार करने लगता है, लेकिन ये निर्जीव की तरह ऐसे व्यवहार करता है कि इसको निकाल करके आप किसी सीसी बॉटल में रखेंगे तो रवे के रूप में भी इसे इकट्ठा कर सकते हैं। जिस तरीके से एक निर्जीव चीज को इकट्ठा किया जा सकता है, वैसे ही इसको भी आप इकट्ठा कर सकते हैं। कब? जब किसी जीवित कोशिका के बाहर रहता है तो निर्जीव की तरह कार्य करता है, जब सजीव कोशिका में पहुंचता है तो ये सजीव की तरह व्यवहार करता है। तो कहने का मतलब ये निर्जीव और सजीव के बीच की ये कड़ी है। तो चेचक जो चिकन पॉक्स होता है वैरिसेला वायरस की वजह से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? चलिए फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। ओके ओके ओके, सब बढ़िया। रिप्लाई फास्ट होनी चाहिए, बस कुछ नहीं करना, रिप्लाई फास्ट होनी चाहिए। रात में आपके पास कोई काम नहीं होता, खा पी करके आप आराम से ही बैठे रहते हैं और अभी बस चारपाई और बेड ही तोड़ते रहते हैं। तो कम से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए एकदम से एक्टिव होकर के। कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? ऑप्शन वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी सही हो जाता है, कैंसर। क्या बात है, फर्स्ट रिप्लाई आपकी आनी चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाता है, कीमोथेरेपी कैंसर रोग के उपचार के लिए दी जाती है। ये जो कीमोथेरेपी होती है कैंसर रोगी के लिए बहुत ही लाभप्रद है। तो इसमें क्या होता है जानते हैं? आपको यहां पर बता देते हैं। जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है, इलेक्ट्रिक शॉक द्वारा रोगग्रस्त जो सेल होती हैं, जो कोशिकाएं होती है ना, जैसे जिस कोशिका में रोग लगा होता है, कीमोथेरेपी में होता है क्या आपको बताते हैं, जिस कोशिका में रोग लगा होता है उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे करके उस कोशिका को नष्ट किया जाता है, जिससे कि वो बीमारी बढ़ ना पाए। यही होता है इसमें। तो कैंसर रोग में क्या होता है, किसी भी कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, ऊतक किसे कहते हैं, कोशिका किसे कहते हैं? मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। संरचनात्मक इकाई क्यों? क्योंकि इसी की वजह से मानव शरीर की एक संरचना बनती है। जैसे हाथ में इस तरीके से कोशिकाएं इकट्ठा हुई तो हाथ ऐसे ही चलेगा, अगर कोशिकाएं ऐसे इकट्ठा हो गई तो हाथ ऐसे ऐसे बन जाएगा। कहने का मतलब एक संरचना प्रदान करता है। जैसे ईंट जुड़ करके दीवार बनाती है ना, पूरी एक दीवार बन जाती है, फिर दीवार से मकान बनता है। वैसे छोटी एक कोशिकाएं मिल करके पूरे मानव शरीर का निर्माण करती है, एक संरचना प्रदान करती है,
ढांचा प्रदान करती है। फिर उसके बाद क्रियात्मक इकाई क्यों? क्योंकि जीवन की सारी प्रक्रियाएं इसी कोशिका के अंतर्गत अंदर ही होती हैं। यहाँ पर जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं सभी जीवन का आधार है। तो ये हो गई संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। लेकिन जब एक ही तरीके की, एक ही प्रकार की कोशिकाएं एक साथ मिलती हैं, उनके कार्य एक समान होते हैं, उसे कहते हैं टिश्यू ऊतक कहते हैं। तो कैंसर में क्या होता है कि इन्हीं कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है, मतलब इनकी वृद्धि पर कोई रोक नहीं होता और एक तरफ बढ़ने शुरू, मतलब बढ़ना ही शुरू कर देते हैं तो बढ़ने लग जाते हैं। यही है कैंसर, इसी को कहते हैं कैंसर। चलिए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसके लिए बस इतना ही जानते रहिए आप। हेपेटाइटिस ए, बी और सी जो होता है ये यकृत को प्रभावित करता है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा श्रवण बेलगोला, ये कहां पर स्थित है? ओडिशा, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका? ऑप्शन कौन सा सही होगा? विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? जल्दी से आप लोगों की रिप्लाई आती रहनी चाहिए। श्रवण बेलगोला विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, कर्नाटक। ऑप्शन डी सही हो जाता है, कर्नाटक में। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अब श्रवण बेलगोला का जो संबंध है किस धर्म से है, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका संबंध किस धर्म से है? तो ये धर्म किससे है? ये जैन धर्म से संबंधित है। ये जैन धर्म से संबंधित है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, श्रवण बेलगोला में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। और श्रवण बेलगोला की मिलनी, ये जो मतलब एक पर्वत है, चंद्रगिरी पर्वत है। क्या नाम है? चंद्रगिरी पर्वत। वहां पर इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ये थे भद्रबाहु थे। ठीक है, और भद्रबाहु ने ही एक रचना की थी, कल्पसूत्र इन्होंने लिखा, जिसमें इन्होंने 24 तीर्थंकरों का वर्णन किया था। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र लिखा जिसमें 24 तीर्थंकरों का वर्णन किया था। पहले तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर के बारे में आपको बताना है। कल की वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को फटाफट से लाइक करेंगे, प्यार से लाइक करेंगे और दिमाग से क्वेश्चन की तरफ रहेंगे। क्वेश्चन, ये पूरी जागरण क्लास है आपकी, मतलब थोड़ी सी जगाने वाली है। तो जागरण क्लास का ये दूसरा पार्ट है। कल हम लोगों ने एक पार्ट देखा था और ऐसे एक कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। आपके सोने से पहले आपको आपके दिमाग की एक्सरसाइज करनी है, आपके दिमाग को मांझना है। MS ऑफिस एक फिल इन द ब्लैंक क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर कोडिंग भाषा है? MS ऑफिस है क्या? MS ऑफिस क्या है? चलिए जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए, बस आपकी रिप्लाई बड़ी फास्ट होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये MS ऑफिस जो होता है प्रोग्रामों को संचालित करने में सहयोग प्रदान करता है, प्रोग्रामों को संचालित करता है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। खगोलीय लीप वर्ष को फिल इन द ब्लैंक यहां पर होगा, किस में मापा जाता है? खगोलीय लीप, एस्ट्रोनॉमिकल लीप वर्ष को किस में मापा जाता है? लीप वर्ष, प्रकाश वर्ष या फिर मेगा किलोमीटर या फिर नॉटिकल माइल? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, प्रकाश वर्ष। ऑप्शन बी, प्रकाश वर्ष। देखिए प्रकाश वर्ष, खगोलीय लीप वर्ष को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। किसका? दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? तो आपका उत्तर होगा 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होता है। पार्सेक क्या है?
एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। और अगर हम इसको मीटर में बदलते हैं तो बराबर हो जाता है 3.08 गुणे 10⁻16 ये होता है। अच्छा ये बताइए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने देर में करती है, कितने देर में करती है, कितना समय लगता है? 365.6 घंटा। ठीक है, ये है एक बार, इतने दिन में ये एक बार करती, पूरा 366 नहीं होता है। इस कारण से ही प्रत्येक चौथा वर्ष क्या हो जाता है? लीव वर्ष कहलाता है। क्या होता है? लीव वर्ष होता है। तो लीव वर्ष में क्या हो जाता है? जो फरवरी होती है वो 29 दिन की हो जाती है। और यहां पर एक नॉटिकल माइल आता है आपका। नॉटिकल माइल ये समुद्री लंबाई की माप होती है। तो एक नॉटिकल माइल या फिर मील बराबर क्या होता है? 1.85 किलोमीटर होता है। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। तो ये पूरा हो गया आपका मैथमेटिक्स का ये पूरा कैलकुलेशन। ठीक है, इतना हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का क्या तात्पर्य है? वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का क्या तात्पर्य है? पॉल्यूटेंट मैटर या फिर खार जलाने वाला पदार्थ, पंजेंट मैटर या फिर पार्टिकुलेट मैटर या फिर प्रोलिफरेशन मैटर, क्या होगा? तो पीएम इसलिए इंग्लिश में बोलना पड़ा है। ये जो पीएम होता है इसका फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान सा है। ठीक है, तो जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन, वेरी गुड, ऑप्शन सी सही हो जाता है, पार्टिकुलेट मैटर। बार बार आप सुनते होंगे पार्टिकुलेट मैटर। आज सभी लोग कहां पर हैं? आज सभी कहां पर हैं? आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, या फिर कहां पर हैं? चलिए ऑप्शन सी सही हो जाता है। तो वायु प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के संदर्भ में पार्टिकुलेट मैटर का, ये पीएम का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। इसको कहते हैं हिंदी में कणकीय पदार्थ। ठीक है, तो वायु में पीएम की जो मात्रा होती है, जो कणकीय पदार्थ होते हैं, जो छोटे छोटे कण वाले पदार्थ होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रदूषण की मात्रा जांचने में हेल्प करते हैं। कितना अगर ये ज्यादा रहता है तो ये होता है प्रदूषण ज्यादा है। ठीक है, तो ये अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न है, GSAT 16 क्या है? ठीक है, GSAT 16 क्या है? सोनाली बेड पर मैम कल से गिर गए थे छत से। अरे कैसे, क्या कर लेते हो आप लोग भाई, बाप रे बाप। सोनाली अपनी केयर करिए, बहुत जरूरी है। आप लोगों से हम बार बार कहते हैं हेल्थ पर पूरा ध्यान रखिए, कुछ भी गड़बड़ी नहीं करिए। अब जल्दी से ठीक हो जाइए और जल्दी से खुद को ठीक करिए, खा पी करके, दवा खा करके, चाहे जैसे भी जल्दी से ठीक करिए, टाइम बहुत कम है। GSAT 16 क्या है? विकल्प आप सभी के सामने है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड सर्वेज, थैंक यू सो मच। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे जिससे कि सभी तक पहुंच सके। विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है। वेरी गुड, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, संचार उपग्रह है। ठीक है, ये संचार उपग्रह है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, जब सांडों को वश में किया जाता है तो उसके लिए, सांडों को वश में करने का खेल है जल्लीकट्टू। ये किस राज्य में प्रसिद्ध है? आप देखते होंगे ना, बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं, तो इनको वश में करते करते लोग मतलब घायल तक हो जाते हैं। लोगों को खून, मतलब इतना ज्यादा कि वो एकदम से खून वगैरह उनके शरीर से निकलने लग जाता है, इतनी चोट आ जाती है। लेकिन ये जल्लीकट्टू मेरी समझ में नहीं था, और भी सारे खेल हैं। ये सांडों को, पता चले शेर को वश में करने वाला खेल हो जाए तो कहाँ पर फेमस है ये? केरल में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? विकल्प कौन सा सही होगा?
वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, तमिलनाडु। ऑप्शन सी सही हो जाता है, तमिलनाडु। देखिए, सांडों को वश में करने वाला जो खेल है जल्लीकट्टू, ये तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध है। इससे पूरी हिंसात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है भाई, हिंसात्मक स्थिति इतनी ज्यादा कि चोटिल हो जाते हैं सभी लोग। जल्लीकट्टू खेल पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दिया है। इस खेल में मनुष्य और एक तरीके से कह सकते हैं पशु दोनों को क्षति पहुंचती है। और एक चीज और बता देते, किस देश में सांड युद्ध राष्ट्रीय खेल है? जो सांड का युद्ध होता है, सांड का युद्ध होता है, ये किस राज्य में किस देश का ये राष्ट्रीय खेल है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ये स्पेन में है। ये सांड युद्ध स्पेन में है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, नेक्स्ट टाइम। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? कावेरी, महानदी, गोदावरी या फिर कृष्णा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, गोदावरी। आप लोग थोड़े से इनएक्टिव फॉर्म में हैं, जो कि एकदम से पसंद अच्छा नहीं लग रहा है। इतने इनएक्टिव फॉर्म में नहीं, एकदम से एक्टिव रहिए, फटाफट से रिप्लाई करते रहिए और 100 में 100 का जो टारगेट है स्कोर करने का, वो अचीव करने की पूरी कोशिश करिए। और जब बाद में रिप्लाई करेंगे, कहीं ना कहीं से दूसरे की रिप्लाई पर आपकी नजर चली जाएगी, तो कम से कम पहली रिप्लाई आपकी होनी चाहिए, फर्स्ट रिप्लाई आपकी होनी चाहिए। तो किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? कावेरी विकल्प आपका सही हो जाता है सी, गोदावरी। ऑप्शन सी सही हो जाता है, गोदावरी है। ठीक है, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, गोदावरी नदी का क्यों ये दक्षिण की गंगा कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि गोदावरी नदी का वही महत्व है, गोदावरी नदी का वही महत्व दक्षिण भारत के लिए, दक्षिण भारत के लिए, जो उत्तर भारत में गंगा नदी को प्राप्त है। किसको? गंगा नदी को प्राप्त है। बात समझ में आई? ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम कहां से हुआ था? कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। गोदावरी नदी गिरती कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। ठीक है, कावेरी और कृष्णा भी ये दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, और महानदी पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है, ये फेमस है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा, बस विकल्प को ऐसा बना दिया है कि सभी डर जाएं। तो खाना पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस या फिर कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर कौन सा? इसमें तो बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहिए, फटाफट से करना चाहिए, जल्दी से। वेरी गुड नासिक, अपने रिप्लाई करिए। मैक्सिमम बच्चों ने वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एलपीजी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बहुत ही आसान सा है। अच्छा, इसमें जो दुर्गंध आती है वो किसकी वजह से होती है? किसकी वजह से होती है? उस यौगिक का नाम बताना है, और वो यौगिक कैसा होता है? फास्फोरस युक्त होता है, सल्फर युक्त होता है, नाइट्रोजन युक्त होता है, क्या होता है? उस यौगिक का नाम और उस यौगिक में किस तत्व की प्रधानता होती है। तो ये दोनों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि कल की क्लास में बहुत ही डिटेल में ये बताया जा चुका था। क्योंकि कल की क्लास में जब आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में आप लोगों ने गलती करी थी। वेरी गुड, सॉरी वेरी गुड। अच्छा, मेरे मुंह में कुछ है तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, टंग ना थोड़ी सी ट्विस्ट कर जाती है। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? सन 1930, 31, 32 या फिर 33? विकल्प कौन सा सही होता है? बहुत बढ़िया, रिप्लाई करते रहिए। बहुत ही आसान सा। देखिए, जब भी कभी कोई दिवस मनाया जाता है ना, तो उसके पीछे सारी स्टोरी लिखी जाती है, लेकिन उसे हम बहुत महान बनकर के ग्रुप में थोड़े से फॉरवर्ड करते हैं, थोड़े से स्टेटस लगा देते हैं, तो फिर बस महानता की सीमा मेरी वहीं पर खत्म हो जाती है। तो विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही हो जाता है 1931। ऑप्शन बी सही हो जाता है 1931। ठीक है, तो स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को 1931 में फांसी दी गई थी। देखिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को 23 मार्च 1931 ये एग्जैक्ट डेट है, फांसी पर चढ़ा दिया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस इन पर चलाया गया था। तो पुलिस अधीक्षक, जो पुलिस अधिकारी थे सैंडर्स ना, यही तो थे, सैंडर्स की हत्या का इन पर आरोप लगाया गया था।
और आपको बताते चलते हैं नौजवान सभा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी भगत सिंह ने। कब की थी? 1926 में की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, जूम कर लिया करें। अच्छा, अरे भाई बहुत जूम है, बहुत, अगर ज़्यादा कर लेंगे ना तो ये बार बार हमको ऐसे स्क्रीन पर ऐसे करना पड़ेगा। तो ये इतना जूम देखिए सही तो है ना, और तो ज़्यादा कर लेंगे फिर लिखने की जगह भी नहीं बचेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पृथ्वी पर भूकंप आने का क्या कारण है? पृथ्वी पर, ये होगा भूकंप आने का क्या कारण है? पृथ्वी पर भूकंप, सही तो है, ये भूकंप आने का कारण क्या है? भूकंप आने का कारण क्या है? ज्यादा फास्ट देखने के चक्कर में भूकंप आने का कारण क्या है? विकल्प कौन सा सही होगा? जल्दी से भूकंप आने का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग? बिल्कुल नहीं हो। जनसंख्या वृद्धि से भूकंप आता है क्या? फिर तो पता नहीं कितने भूकंप आ जाए, हम लोग रोज नीचे दबते चले जाएंगे, रोज ही नीचे दबते चले जाएंगे। भूमिगत परमाणु विस्फोट पर, ये बिल्कुल नहीं। टेक्टोनिक प्लेटों की जो गति होती है, इनके खिसकने से भूकंप आता रहता है। भूकंप आने का कारण है पृथ्वी की जो विवर्तनिक प्लेटें होती है, टेक्टोनिक प्लेट, इनकी गति है। ठीक है, जब किसी कारण से इन प्लेटों के बीच दबाव पड़ता है तो भूकंप उत्पन्न होता है। और भूकंप का अध्ययन किसमें किया जाता है? सिस्मोलॉजी। क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। ठीक है, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ में, जो सिस्मोग्राफ होता है उसमें भूकंप का मतलब ग्राफिक विधि से अध्ययन किया जाता है। और रिक्टर पैमाने पर भूकंप को मापा जाता है। रिक्टर पैमाने पर भूकंप को मापा जाता है, उसकी तीव्रता को। और यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, भूकंप से 3 प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं। 3 प्रकार के, इसमें होता है प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और एल तरंगे होती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित जो बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी भूकंप से रिलेटेड हो गई। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी, फिल इन द ब्लैंक। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी? विकल्प कौन सा सही होगा? हाँ, यूपी में तो रोज ही आता रहे, तो फिर और सबसे ज्यादा हम ही लोग दब जाए इसमें। चलिए फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। ऑडियो हेडफोन, ऑप्शन यहां पर हमारा बी से हो जाता है, ऑप्शन बी, नथानियल वाल्डविन। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में नथानियल वाल्डविन के द्वारा बनाई गई थी। ऑडियो हेडफोन से आवाज को सुनने में अधिक स्पष्टता समझ में आती है। और हम्फ्रे डेवी, इन्होंने क्या किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। सेफ्टी लैंप पूछा गया है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था इन्होंने। ठीक है, माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय, किसका? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का सिद्धांत दिया। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का सिद्धांत दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती? बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आप लोग फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। क्या बात है, जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? 12, 14, 15 या फिर 13? विकल्प कौन सा सही होगा? वेरी गुड, जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी से हो जाता 15। तो भारतीय करेंसी के पिछले भाग पर 15 भाषाएं मुद्रित होती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? नींबू, शिमला मिर्च, आलू या फिर टमाटर? ऑप्शन कौन सा सही होगा?
वेरी गुड। प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट कौन सा नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, शिमला मिर्च। जैसे एक सिंपल सी बात बताते हैं भाई, ब्लीचिंग के लिए चेहरे पर अब देखिए नींबू यूज किया जाता है, आलू भी कर लेंगे, टमाटर, शिमला मिर्च नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक जो ब्लीचिंग एजेंट होता है, बस मैंने सिंपल से एग्जांपल भले दिया, ये व्यवहारिक एग्जांपल है। सारी साइंस जो होता है व्यवहारिक जीवन में जो आप ज्यादा मतलब समझ में आते हैं, तो विज्ञान उसी से ज्यादा रिलेट करता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप देखिए, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी से हाइड्रोजन अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? देखिए, जीके और जीएस तो आपका ये 50 मार्क्स का आएगा ही, ठीक है। उसमें जो लेवल होगा थोड़ा सा स्टैंडर्ड जरूर होगा, ये मान करके चलिए। यहाँ पर आपको डराने की और ये जरूरत नहीं है, बस आपको अलर्ट करने की जरूरत है, थोड़े से लेवल को आप मेंटेन करके चलेंगे। पानी से हाइड्रोजन बड़ा आसान सा, आप केवल ये सोचेंगे ना वो सारी चीज़ें आसान सी हों एकदम से, मतलब ऐसी मिठाई रख दी जाए कि मुंह में बस घुल जाए, तो नहीं, थोड़ा सा दांत से दबाने वाली मिठाई भी आएगी, फिर आपको थोड़ा सा ऐसा दांत को मजबूत करना है। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है विद्युत अपघटन कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? विद्युत अपघटन का नियम दिया था माइकल फैराडे ने। ये जल का निर्माण H2O, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर के H2O बनता है, जल बनता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी, कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी? विकल्प कौन सा सही होगा? फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, बहुत बढ़िया। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन, कौन सा सही होगा? चलिए जो आप बताएं जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, पूरी एनर्जी और जोश होना चाहिए भाई, पूरी एनर्जी होनी चाहिए। खा पी के बैठ चुके हैं और भर भर के खाएं आप लोग, मुझे पता है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है, ऑप्शन डी 2010। तो सन 2010 में भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन दिमाग में आना जरूरी है कि राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1930 में। कहां पर हुई थी? हैमिल्टन में हुई थी। कहां पर हुई थी? हैमिल्टन में हुई थी, ठीक। चलिए, और भारत पहली बार 1934 में लंदन राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया, 1934 में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? सर्विस है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिर वेबसाइट है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग एक सर्विस है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में प्रचलित राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये इसकी रिप्लाई तो आप सभी को पता होगी। वर्तमान में जो राष्ट्रीय ध्वज प्रचलित है, इसकी डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? बहुत ही आसान सा, और कई बार आप लोग ये क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो ऑप्शन सी से हो जाता है पिंगली वेंकैया। वर्तमान में जो प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, उसकी डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार की गई थी। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, केसरिया है, श्वेत और हरा रंग है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई, इसका अनुपात हुआ है 3:2। और इस पर जो तिरंगा ध्वज है, इस पर कितनी तीलियां बनी हुई हैं? 24 हैं, ठीक है। और इसमें जो अशोक चक्र है वो कहां से लिया गया? सारनाथ से लिया गया, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। मैडम कामा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता मानी जाती हैं, ठीक है। और क्या? अच्छा, भारत के किसी राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनी थी? मतलब भारत के किसी राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री कौन सी महिला बनी थी? आप बता सकते हैं ये क्वेश्चन, इसकी रिप्लाई? चलिए आप लोग खोज करके लिखिएगा, बताइएगा।
अगला क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर या फिर डिप्टी गवर्नर या फिर वित्त मंत्री या वित्त सचिव? ऑप्शन यहां पर हमारा डी सही हो जाता है, केंद्रीय वित्त सचिव। 1 रुपए के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सुचिता कृपलानी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, समझ जाते हैं आप लोग। 1 रुपए के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपए के नोट को छोड़ दिया जाए, अगर 1 रुपए के नोट को छोड़ करके सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। अच्छा, आरबीआई के गवर्नर अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, किस नंबर पर है? 24वें, 25वें, 26वें, 27वें? इतने हो गए, 24वें, 25वें, 26वें या 27वें आरबीआई के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कई बार करंट में बताया जा चुका है। चलिए, आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई। शक्तिकांत दास 25वें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम सोचा कोई 27वें पर भी ना पहुंच जाए। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कल आपको टफ क्वेश्चन का कलेक्शन देखने को मिलेगा। टफ का मतलब टफ होगा, ध्यान रखिएगा, एकदम से थोड़ी सी तैयारी के साथ आइएगा। टफ क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा 100%। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, देखिए ऑप्शन बी सही हो जाता है। स्वतंत्र भारत की बात की जा रही है। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। ठीक है, चलिए, स्वतंत्र भारत में कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो पट्टाभी सीतार मैया थे। ठीक है, और बहुत सारे इसमें देखिए आप लोग की रिप्लाई क्या आ रही है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चलिए अब यहां पर देखिए, सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला 1925 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी। एनी बेसेंट प्रथम महिला थी जो 1917 ईस्वी में मद्रास कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है? मेघालय, असम, उत्तर प्रदेश, कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए, ऑप्शन यहां पर हमारा ए सही हो जाता है, मेघालय। ऑप्शन ए मेघालय। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मेघालय राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है। और यहां पर अगर हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 2014 को शुरू हुई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि मतलब बैंकिंग सिस्टम से गरीब परिवार को जोड़ना है, कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का, ठीक है, उसे बचत की आदत डालना और भ्रष्टाचार पर एक तरीके से रोक लगाना, इसका पूरा उद्देश्य है। सरकार द्वारा जो सहायता मतलब जो प्राप्त सहायता है बैंकों के माध्यम से देने से क्या होगी, भ्रष्टाचार को कुछ सीमा तक रोका जा सकता है। हालांकि ये सारी चीजें ठीक है। चलिए, और ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है विश्व की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना मानी जा रही है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है पुस्तक अग्नि की उड़ान। पुस्तक अग्नि की उड़ान जिसको हम कहते हैं विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? ये आप लोग बता ले जाएंगे, ये आप लोग बता ले जाएंगे। युवकों के बीच जो हमारे मतलब नौजवान है उनके बीच ये बहुत ही पसंद की जाने वाली किताब है। ठीक है, तो पुस्तक जो अग्नि की उड़ान है ये लिखी गई है, ऑप्शन सी से हो जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ठीक है, अच्छा इन्होंने डॉक्टर कलाम ने इग्नाइटेड माइंड्स ये पुस्तक भी लिखी। इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स, ठीक है, ये पुस्तक भी लिखी। और भारत के एकमात्र वैज्ञानिक थे जो राष्ट्रपति भी बने। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा, देश या दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पसंद नहीं करता होगा, दिल से उन्हें सैल्यूट नहीं करता होगा, दिल से उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता होगा। ठीक है, चलिए, इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। मिसाइल मैन कहा जाता है डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद को कहा जाता है, जो भारत में मिसाइल कार्यक्रम के जनक है। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और भारत के प्रथम 2 कार्यकाल के लिए ये राष्ट्रपति चुने गए थे। राधा कृष्णन के बारे में कुछ आप बता सकते हैं? डॉक्टर राधा कृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और उसके बाद ये राष्ट्रपति बने थे। लेकिन एक इनके नाम जो है मतलब उपलब्धि, ये प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। बाद में ये राष्ट्रपति भी बनते, लेकिन उससे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन चुके थे, तो प्रथम तो बनेंगे नहीं, प्रथम ये उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? निम्नलिखित में से विद्युत आवेश का सुचालक कौन सा है? चलिए, विकल्प कौन सा सही होगा आप लोग जल्दी से बताइए। विद्युत आवेश का सुचालक किसे कहेंगे? ऑप्शन सी तांबा। जो विद्युत आवेश का सुचालक, बस इतना जानिए, जहां से विद्युत का प्रवाह हो सकता है। विद्युत का प्रवाह यानी कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, विज्ञान की भाषा में कहेंगे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कहते हैं। लेकिन अब छोड़िए, बस इतना जानिए जिससे कि बिजली आ जा सकती है, तो ये है तांबा। ठीक है, तांबा विद्युत आवेश का सुचालक है। और चांदी सबसे उत्तम कहा जाता है, उत्तम सुचालक होती है, उत्तम सुचालक है। जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वो विद्युत का सुचालक होता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती उसे हम कहते हैं कुचालक। ठीक है, ये जितने भी कुचालक हैं। बहुत बढ़िया, ये देखिए एकदम सही बात है, ये पानी में नहीं होगा। सलमा खान, वेरी गुड, पानी में नहीं होगा, शुद्ध पानी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसमें जब कुछ मिला होता है लवण, वो जैसे मतलब साल्ट वगैरह, तो फिर ये होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? निम्नलिखित में से, वेरी गुड, जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? याहू, बिंग, फ्लिपकार्ट, गीगा ब्लास्ट। सभी को पता चल गया, ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, जैसे खोलिए तो मन करता है ये खरीदे, ये खरीदे, ये खरीदे, इतने सारे खरीदे। तो फ्लिपकार्ट ये सर्च इंजन नहीं है। ये सब और जितने भी हैं ये सभी सर्च इंजन है। ये एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, ये वाणिज्यिक कंपनी जिसे कहेंगे। चलिए, जहां से हम नई नई सूचनाओं को मतलब खोज सकते हैं तो वो होता है सर्च इंजन। अगला है, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की जो अनुकूल
अनुकूलन की विशेषता होती है। जैसे पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? जैसे पास की देखना होता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी आंख को ऐसे सिकोड़ लेते हैं, फिर दूर की देखना आंखें फैला लेते हैं। तो आंखों को जो संयोजित करते हैं हम, उसको घटा बढ़ा करके वो क्या कहा जाता है? वो क्या कहा जाता है? एक बार सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे प्लीज, एक बार दिल से लाइक और शेयर करेंगे, बाकी यहाँ पर दिमाग लगाते रहिए। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, सामंजस्य कहते हैं, अकोमोडेशन कहते हैं। देखिए सामंजस्य हुआ कि नहीं, पास देखना हुआ तो आंखें एकदम से सिकोड़ लेते हैं, गड़ा लेते हैं, दूर देखना हो तो आंखें फैला फैला करके देखते हैं। और यहाँ पर कल हमने बताया था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। सेंटीमीटर ध्यान रखना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष। दो दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट और दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष से जो ग्रसित व्यक्ति होता है वो नजदीक की वस्तु को क्या करता है? नजदीक की वस्तु को देख लेता है। निकट वाला जो दोष होता है उसमें वो निकट देख लेता है, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। और दूर दृष्टि दोष में जस्ट इसका अपोजिट है, वो क्या करता है? दूर दृष्टि दोष वाला, ये आप जस्ट इसका अपोजिट कर लेंगे। जो दोष है वो देख लेता है, निकट दृष्टि दोष है तो निकट का सही से देखेगा, दूर का नहीं। और दूर दृष्टि दोष में निकट का वो दूर का सही से क्या करता है? देख लेता है, लेकिन नजदीक का नहीं देख पाता है। तो यहां पर एक इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो जानकारी के लिए हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता। जो निकट दृष्टि दोष का व्यक्ति होता है उसको, मतलब ये जो दोष है दूर करने के लिए किस लेंस के चश्मे का मतलब उपयोग करने को बोला जाता है? कौन सा लेंस लगाया जाता है? निकट दृष्टि दोष, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में मायोपिया, तो इससे ग्रसित व्यक्ति को अवतल लेंस का प्रयोग करने को कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस, ठीक है। और जो दूर दृष्टि दोष होगा तो इसके लिए सिंपल सी बात है, यहां पर क्या करेंगे? उत्तल लेंस। यहां पर हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। दूर दृष्टि दोष, दा पे जैसे बड़ी ऊ की मात्रा लगी, दूर, तो ऊ निकल कर ही आ रहा है ना, तो यहाँ पर जो लेंस होगा उत्तल, यहाँ पर भी ऊ निकल करके ही आएगा। तो ऐसा ही ट्रिक है, एक दूर का उत्तल हो गया तो निकट का अवतल तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए और एक स्थिति बताते हैं, एक दोष की स्थिति है जिसे हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हम आपको साइड के फैक्ट बताते चलते हैं। जरा दृष्टि दोष जिसे हम कहते हैं प्रोसबायोपिया, ठीक है, PROSBYOPIA। तो इसमें क्या होता है? वृद्धावस्था के कारण आंख की जो सामंजस्य क्षमता है घट जाती है या फिर समाप्त हो जाती है, जिस कारण से व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना निकट की वस्तु देख पाता है। इसमें जरा दृष्टि दोष में इस रोग को दूर करने के लिए दो ही फोकस का लेंस हम उपयोग करते हैं, उभयावतल कहते हैं, जिसे उभयावतल कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये हो गया। और बहुत सारी ऐसे कंडीशंस हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन पर है। अगला है, कुडनकुलन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? कुडनकुलन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? विकल्प कौन सा सही होगा? चलिए विकल्प यहां पर हमारा सी से हो जाता है, तमिलनाडु में। ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। ये कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया जा रहा है? तो बनाया गया तो ये है उत्तर आपका रूस हो जाएगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह ये कहां पर है? ये आपका राजस्थान में है। राजस्थान में ये पूछा जाता है। अच्छा ये भी पूछा जाता है, नरौरा परमाणु विद्युत गृह ये कहां पर है? नरौरा परमाणु विद्युत गृह ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो अभी आप लोगों ने सर की क्लास में जल्दी में किया है, ये इसलिए मुझे ये क्वेश्चन याद आया क्योंकि उस समय हम सर की क्लास देख रहे थे। तो नरौरा परमाणु विद्युत गृह ये है बुलंदशहर में,
ठीक है, बुलंदशहर में। और कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर है? कैगा। अच्छा, ये सारी चीज हम बता रहे हैं, कल हम ये इससे क्वेश्चन पूछ लेंगे तो फिर आपका वहां पर गलत हो जाएगा, फिर तो आप कहेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव ही फॉर्म में मिले, ये सारी चीजें ऐसे जरूरी तो नहीं ना। तो कैगा कहाँ पर है? कैगा, ये कैगा है आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक में है ना। चलिए, काकरापारा, काकरापारा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर है? काकरापारा, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। काकरापारा, काकरापारा कहाँ पर है? काकरापारा परमाणु विद्युत गृह ये गुजरात के सूरत में है, गुजरात के सूरत में है ये। अच्छा, विश्व का, अगर हम पूछे पूरे विश्व का प्रथम बिजली घर कहां पर स्थापित किया गया, किस देश में, तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर रूस होना चाहिए, चाहे जो भी है लेकिन इसका सही उत्तर रूस होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र? विकल्प कौन सा सही होगा? चलिए जल्दी से रिप्लाई करते रहिए भाई, बहुत जल्दी बहुत जल्दी। इस जागरण क्लास को एकदम से मतलब जग करके अच्छे तरीके से एक्सीलेंट वाला परफॉर्म करके ही आपको सुना है, ऐसा नहीं जागरण क्लास है तो पता चल जागते ही रहिए, जागते रहिए, परफॉर्मेंस कुछ ना मिले। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, सही है, पश्चिम बंगाल है। विकल्प में से आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत का सबसे अधिक चाय कहां पर होता है? सबसे अधिक असम में। कहां पर? असम में। असम में चाय का उत्पादन कब से शुरू हुआ? 1835 से। ठीक है, एक नीलगिरी पर्वत करके भी क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में, एग्जैक्टली याद नहीं है। नीलगिरी पर्वत भी चाय उत्पादन का केंद्र है, ये जानते रहिए। देखिए, चाय का जो उत्पादक देश है मुख्य रूप से देखिए भारत है, चीन है, श्रीलंका है। ठीक, आंध्र प्रदेश में लाल मिर्चा, अदरक सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। अच्छा, ये रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? रेशम किस राज्य में? तो रेशम और कहवा सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है कर्नाटक में। ठीक है, और केरल में नारियल होता है, किशमिश होता है और इसमें छोटी इलायची भी होती है, तो ये इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है केरल में। और जो कुछ भी आपको याद आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? क्रोकोडाइल के बच्चे को क्या कहा जाता है? विकल्प कौन सा सही होगा? वेरी गुड, जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, हैचलिंग कहते हैं। मगरमच्छ के बच्चे को कहते हैं हैचलिंग। अच्छा, ये मगरमच्छ किस वर्ग का प्राणी है? ये पक्षी है कि स्तनधारी है या फिर सरीसृप है? सरीसृप जिसे हम कहते हैं रेप्टाइल। ठीक है, तो ये रेप्टाइल है, मगरमच्छ रेप्टाइल है। तो इस वर्ग के प्राणी का एग्जाम्पल और आपको बताते चलते हैं, छिपकली है, सांप है, घड़ियाल है, कछुआ, ये सभी है। अभी मेरे घर में सांप निकला हुआ था, बहुत बड़ा सा, पता नहीं कहाँ से आया था, अभी है वो, बचा करके उसको रखा गया, रूम बंद कर दिया गया। तो वास्तव में जो मतलब ये रेप्टाइल है, पता नहीं कौन सा सेंटेंस बोल रहे थे। सरीसृप वर्ग के जो प्राणी होते हैं वो रेंग करके चलते हैं, हाँ रेंग करके चलते हैं। तो ये फेफड़ों से रेस्पिरेशन की प्रक्रिया करते हैं, लंग से। और इस वर्ग के जो प्राणी होते हैं उनमें 2 जोड़ी पैर होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेप्टाइलों का युग किसे कहते हैं? रेप्टाइलों का युग जो कहा जाता है ये सीनोजोइक एरा को कहा जाता है। सीनोजोइक युग को रेप्टाइलों का युग कहा जाता है। एक युग था ना, जब इवोल्यूशन होता है तो इसमें होता है सीनोजोइक युग को कहा जाता है रेप्टाइलों का युग। रेप्टाइलों का युग यानी कि सरीसृपों का युग। ठीक है, चलिए एक आपको बताते हैं, नागराज जो सर्प है वो घोंसला बना करके रहते हैं। नागराज सर्प घोंसला बना करके रहते हैं। और एक छिपकली है जिसे कहते हैं हेलोडर्मा,
हिलोडर्मा, ये छिपकली, ये जहरीली है। ठीक है। समुद्री सांप एक होता है हाइड्रोफिस, जो संसार का सबसे जहरीला सांप होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, शब्दों के 4 जोड़े नीचे दिए गए, इनमें से अगले जोड़े को ज्ञात करना है आपको। इनमें से अगले जोड़े को ज्ञात करना है। इनमें से जो गलत होगा ना, गलत होगा, गलत जोड़े को ज्ञात करना है, गलत ही होगा, गलत जोड़े को ज्ञात करना है। जैसे जली समुद्री हो गया, उभयचर वायवी हो गया, वायवी आकाश हो गया, स्थली भूमि हो गया। अच्छा, यहाँ पर आपका ऑप्शन ये बी गलत हो जाएगा, क्योंकि उभयचर वायवी नहीं होगा, केवल देखिए ये वायवी तो होता, स्थल और ये होगा, जल और स्थल दोनों पर रहते हैं, जल और स्थल दोनों पर रहते हैं ना, तो ये गलत हुआ। ये क्वेश्चन का मतलब था, उभयचर में वायवी नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये जो प्राणी होते हैं असमतापी होते हैं, जो उभयचर होते हैं असमतापी होते हैं। और साथ ही साथ में ये ध्यान रखिएगा, ये जो श्वसन की प्रक्रिया है क्लोमों के द्वारा करते हैं, त्वचा और फेफड़ों के द्वारा करते हैं। ठीक है, बाहर जब रहते हैं तो ये फेफड़ों के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। मेढक जो है, ये मेढक एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है, जो स्थल और जल दोनों में रह सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश या फिर भूटान? अब देखिए, चारों में से 3 में कौन कौन सी समानता है और एक कौन सा अलग होगा, एक कौन सा अलग होगा? श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान। चलिए, ये रिप्लाई अगर आप लोग कर लेते हैं तो समझ में आ जाता है कि आपका दिमाग बहुत तेज है और फिर वैसे भी आपका जीएस बहुत ही स्ट्रांग है। ये आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आसान सा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बहुत सारी रिप्लाई आई, बहुत सारी। मिथिलेश वर्मा डी, दीपिका सिंह डी, बहुत सारी रिप्लाई आई है, बहुत सारी रिप्लाई आई है। कुछ लोग तो ऐसे बतिया रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे बतिया रहे हैं, तो मतलब कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिख दे रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए श्रीलंका। किस बेसिस पर आप लोगों ने कहा है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्थल से किसी ने लिखा है, जिक्र किया है, बाकी सब स्थल सीमा से लगे। देखिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये नाम फिर से हम नहीं ले पाए। चलिए, दिव्या साहू, वेरी गुड। देखिए, ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, श्रीलंका। श्रीलंका ये द्वीप है, ये क्या है? ये द्वीप है। तो ये श्रीलंका जो है ये द्वीप है, जबकि यहाँ पर म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान ये सभी लैंडलॉक देश हैं ना, लैंडलॉक देश हैं, पूरी स्थल सीमा से सटे हुए हैं ये। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, बांग्लादेश यहाँ पर स्वतंत्र कब हुआ था? 16 दिसंबर 1971 को ये स्वतंत्र हुआ था। और श्रीलंका को प्राचीन काल में क्या बोला जाता है? ताम्रपारडी के नाम से भी जाना जाता था, ताम्रपारडी। कभी पूछ लिया जाए तो आप गड़बड़ी ना करिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? एक कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं? दिमाग लगाना है, ध्यान से देखिएगा। मालवेयर, फिशिंग, रैंसमवेयर, स्पैम, क्या है ये? जल्दी से बताइए। ये देखिए, कंप्यूटर से संबंधित है, कंप्यूटर से संबंधित। जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। बहुत बढ़िया, जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। जहां दिमाग लगाना है संज्ञा तुरंत खिसक लेती है, जहां पर दिमाग लगाना है दिमाग लगाएंगे नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है कौन सा? ऑप्शन डी सही हो जाता है, स्पैम। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही हो जाता है, स्पैम। ये पूरे विकल्प से संबंधित नहीं है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला जो अवैध मेल होता है, अवैध मेल, उसे हम कहते हैं स्पैम। ठीक है, तो ये अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? देखिए, आप देखते ही आपको लगेगा ये बहुत आसान सा प्रश्न है, वही इंदिरा गांधी टाइप वाले क्वेश्चन में आप गड़बड़ी कर देते हैं। ठीक है,
इंदिरा गांधी टाइप वाले क्वेश्चन की तरह आप गड़बड़ी कर देते हैं, नहीं। उसमें मैंने पूछा था स्वतंत्र भारत लिखा था तो इंदिरा गांधी है, अगर स्वतंत्र भारत नहीं लिखा होता तब आपका सरोजनी नायडू होता। क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा भी आपने ध्यान नहीं दिया। तो निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी सही हो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है और साथ ही साथ में क्या कहते हैं, भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं, भारत का बिस्मार्क, ठीक, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री, जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते रहिए। भारत के रक्षा मंत्री जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। कहाँ गए सभी लोग? भाई कहाँ इतने आलसी बन जाते हैं? अगर हम यहाँ पर मेहनत करके चिल्ला रहे हैं तो आप कैसे शांति से जा सकते हैं? मेहनत आपको भी करनी है, ना सोएंगे ना सोने देंगे, ये फंडा तो मेरा हमेशा का रहा है। तो हम मेहनत करेंगे तो आप शांति से कैसे रह सकते हैं? आप भी आइए, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन यहाँ पर अगर हम पूछते हैं बिना दिए, ऑप्शन बिना दिए पूछते हैं तो आपकी रिप्लाई क्या आएगी? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, ठीक है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। भारत के प्रथम रेल मंत्री, भारत के प्रथम रेल मंत्री, नोट करिए, नोट करते रहिए, अरोड़ा आसफ अली, अरोड़ा आसफ अली, ठीक है। और यहीं पर देखिए राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। सेंटेंस पर फोकस करिएगा। राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, यहां पर देखिए एक चीज आपको बताते चलते हैं मोरारजी देसाई के बारे में। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई तो उसके बाद ये मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे मोरारजी देसाई। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई फिल इन द ब्लैंक का नियामक प्राधिकरण है। ये तो प्रचार भी आता है, रेडियो पर भी प्रचार खूब आता है। विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए बैंकों का। तो बैंकों का नियामक प्राधिकरण है, ये बैंकों का नियामक प्राधिकरण है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ये बैंकों का नियामक प्राधिकरण है। और यहाँ पर आरबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करते चलिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट 1934 के अधीन 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई बैंकों का बैंक है, दादा है, जिसे कहते हैं दादा है। तो आरबीआई भारत सरकार का बैंक है। तो ये पूरी मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है आरबीआई, ठीक है। चलिए, और सेबी जो है स्टॉक एक्सचेंज को नियंत्रित और नियमित करती रहती है ये, ठीक है। और इरडा के बारे में आपने सुना है। तो इरडा जो होता है ये बीमा नियामक और नियंत्रक के लिए ये सर्वोच्च संस्थान है, ये बीमा से रिलेटेड है ये, ठीक है। और अगर हम सेबी की बात करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज होती है, शेयर मार्केट, इन सभी की ये पूरी जिम्मेदारी इसके ऊपर रहती है। तो नाबार्ड जो होती है, नाबार्ड, देखिए ये सारे आप नाम तो सुनते हैं लेकिन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में नहीं रहता है। तो जो नाबार्ड है ये कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक है। ये नाम आप सभी सुनते हैं, बस रट लिए, लेकिन एक सिंपल सा अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं। जैसे मैंने नाबार्ड कह दिया तो आप शांत हो जाएंगे, है क्या? तो नाबार्ड ये इतना तो बता सकते हैं, कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक है। इरडा इसमें बीमा से रिलेटेड देख रेख की जाती है पूरी। सेबी जो होती है स्टॉक एक्सचेंज को कवर करती है। आरबीआई जो बैंकों का बैंक है, तो बैंकों की निगरानी। तो इतनी सारी चीज़ें इस जैसे दिमाग में आपकी इतनी अगर बोल दिया जाए तो चलनी चाहिए। स्टूडेंट है ना, तो सब कुछ यहाँ पर कवर करते हुए चलना चाहिए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, वेब पेज फिल इन द ब्लैंक का उपयोग किस करके बनाए जाते हैं? वेब पेज किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं? HTTP URL, HTML या फिर FTP? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, ऑप्शन सी HTML। वेब पेज HTML का उपयोग करके बनाए जाते हैं। इंटरनेट पर जो खोलने वाला पेज होता है वही वेब पेज होता है। जो खुलने वाला पेज होता है वही वेब पेज होता है। अगला है,
रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान प्रथम को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान प्रथम को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन बी 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज की क्लास कंप्लीट होती है। करेंगे सभी क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन। चलिए फटाफट से कवर करते हैं और कल के क्वेश्चन का भी रिवीजन करेंगे क्योंकि कल की रिवीजन क्लास नहीं हो पाई थी। क्वेश्चन है चेचक वायरस के कारण होता है। चेचक वायरस के कारण होता है। फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। जो लास्ट में जुड़े हैं या फिर नहीं भी जुड़े हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे आपका एक बार लास्ट में सुपरफास्ट रिवीजन हो जाता है। चेचक किस वायरस के कारण होता है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, वैरिसेला वायरस। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, कैंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, कर्नाटक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एमएस ऑफिस एक है। एमएस ऑफिस क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा 100% करेक्ट करना है। ये टारगेट हो कि आपकी एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। 100% आपका करेक्ट हो और सुपर फास्ट फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। मेरे से पहले आपकी रिप्लाई यहाँ पर हो जानी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है खगोलीय लीप वर्ष को किसमें मापा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, प्रकाश वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, फटाफट से रिप्लाई होनी चाहिए। 100% आपका सही होना चाहिए। वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का क्या मतलब है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, पार्टिकुलेट मैटर, कणकीय पदार्थ। नेक्स्ट है GSAT 16 क्या है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। अगला क्वेश्चन है सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो जल्लीकट्टू ये कहाँ पर प्रसिद्ध है? चलिए, जल्लीकट्टू प्रसिद्ध है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, कावेरी, महानदी, गोदावरी या फिर कृष्णा? ऑप्शन सी सही हो जाता है, गोदावरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई? स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, सन 1931 में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है भूकंप आने का कारण क्या है? भूकंप आने का मेन कारण है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों यानी कि टेक्टोनिक प्लेटों की गति है। अगला है ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन बी, नथानियल बाल्डविन के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी मुद्रित भाषाएं होती है? कल का जो क्वेश्चन है उसका सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे, तो उसके लिए आप लोग जरूर वेट करिए क्योंकि कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन नहीं हुआ और कल आप जो भूलते भी जा रहे होंगे वो आपका याद हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी से हो जाता है 15 भाषाएं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, शिमला मिर्च। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस या फिर विद्युत विघटन कहते हैं। ठीक है, अगला है किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी पहली बार भारत ने कब की थी? विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, 2010 में। अगला क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग ऑप्शन ए सही हो जाता है, एक प्रकार की सर्विस है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है। नेक्स्ट है वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, पिंगली वेंकैया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं?
ऑप्शन डी सही हो जाता है केंद्रीय वित्त सचिव के। हमारा अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ऑप्शन बी सही हो जाता है हमारा इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए मेघालय। आपकी रिप्लाई उतनी फास्ट नहीं है जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उतनी फास्ट रिप्लाई नहीं है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पुस्तक है अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होता इस क्लास में, 100% गारंटी है, 100%। आपको जितना टाइम लेते तो उतने क्वेश्चन आपको करवाते, साथ में उससे ज्यादा कितने फैक्ट बता करके करवाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? विद्युत आवेश का सुचालक विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी तांबा है, ऑप्शन सी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी फ्लिपकार्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की जो अनुकूलन की विशेषता होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन बी सही हो जाता है सामंजस्य कहते हैं, अकोमोडेशन कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? एकदम से हम कंटिन्यू बोल रहे हैं, बस आपको टाइप करते रहना है और आपको टाइप करते रहना है, आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है। जब तक आपकी रातों की नींद, आपकी मेहनत आप खराब नहीं करेंगे तब तक आप सफल कैसे हो पाएंगे? सफलता बड़ा त्याग मांगती है और त्याग हमें आपको करना है। किसका? सुख सुविधाओं का, थोड़े समय के लिए, बाकी अगर आप अच्छा जीना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर घिसते रहिए, घसीटते रहिए, चलती रहती है लाइफ तब भी चलती है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। अगला है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? हैचलिंग कहते हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए, इनमें से अलग जोड़े को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर उभयचर गलत हुआ था, जो कि उभयचर में क्या होता है? स्थल और जल दोनों होता है, और ये वायवीक केवल लिखा गया है। तो धार ही क्या, जब तक कि मतलब वैकेंसी आने के बाद होगी, वैकेंसी आने के बाद 10 दिन में एग्जाम होगा तो कौन सी धार दिखा पाएंगे आप बताइए? गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? आप लोगों ने बताया था श्रीलंका, और सभी लैंड लॉक कंट्रीज हैं, जबकि श्रीलंका ये द्वीप है। द्वीप किसे कहते हैं? चारों ओर जो जल से घिरा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा स्पैम सही था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? किस व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए जल्दी से बताइए। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और यहाँ पर आपको मैंने सारी चीजें बताई थी एक बार में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। भारत के प्रथम रेल मंत्री अरुणा आसिफ अली थे। और ये सारी चीजें मैंने बताई आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक किसका नियामक प्राधिकरण है? तो ये बैंकों का, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का नियामक प्राधिकरण है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है, बैंकों का। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, वेब पेज का उपयोग, वेब पेज ऑप्शन सी HTML का उपयोग करके बनाए जाते हैं। रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान फर्स्ट को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया? ऑप्शन बी सही हो जाता है, 2008 में प्रक्षेपित किया गया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज की जो क्लास थी उसका सुपरफास्ट रिवीजन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। करेंगे कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन आप सभी की स्क्रीन पर स्टार्ट होता है। देखिए, चलिए, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से इसमें कौन सी ऊर्जा होती है, यही आपको बताना है शायद इसमें, ठीक है। चलिए जल्दी से आ जाइए, आप लोग रेडी हो जाइए कल के क्वेश्चन के लिए। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है, वेरी गुड, ऑप्शन ए। एक मिनट, ऑप्शन ए सही होता है।
ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? CPU, ऑप्शन ए सही हो जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? निम्नलिखित में कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है कौन सा? ऑप्शन बी सही हो जाता है, AR रहमान। ठीक है, भारत रत्न से AR रहमान सम्मानित नहीं है। देखिए भीमसेन जो जोशी थे, इन्हें 2008 में भारत रत्न दिया गया, और लता मंगेशकर इनको 2001 में दिया गया था, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां दोनों को, और फिर 1998 में दिया गया था, 1998 में दिया गया था MS सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया था, C सुब्रमण्यम और जयप्रकाश नारायण, इन सभी को दिया गया था, मरणोपरांत दिया गया था। ठीक है, चलिए, और भीम यहाँ पर AR रहमान को नहीं मिला था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस है ओजोन, नाइट्रस, ऑप्शन डी सही हो जाता है हाइड्रोजन, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी, और दोनों एक ही है, कॉमन नहीं है, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, कब दिया गया था? देखिए वर्ष 2014 में दिया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाता है 2014। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव कैसा होता है? ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव कैसा होता है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी, बाहर की तुलना में अधिक होता है। विमान के केबिन के अंदर जो दबाव होता है वो अधिक होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सामान्यतया निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? ये देखिए कल की जो आप लोगों ने फर्स्ट क्लास की थी, मतलब पहली क्लास, ये रात्रि जागरण वाली क्लास की थी, पहली क्लास का ये सुपरफास्ट रिवीजन चल रहा है। अब कल की जो क्लास होगी तो आज के क्वेश्चन का भी सुपरफास्ट रिवीजन कर लिया करेंगे। देखिए पढ़ने का तो हमारा पर्पज है कि हमें पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जो पढ़ रहे हैं वो आपके मेमोरी में फीड भी होना चाहिए। उसके लिए रिवीजन ही एक ऐसा मीडियम है जो 100% सक्सेसफुल है। तो सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो ट्रांसमिशन, ये जो संक्रमण है ये नहीं है, ऑप्शन डी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही हो जाता है, गोदावरी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनी मिश्रा, आप सब लोग मैम को इतना सपोर्ट करोगे सारे कोचिंग फेल हो जाए। ये सब आप ही की कृपा से हो पाएगा। अगर आप लोग सच में सपोर्ट करते हैं तो हम तो पूरे और अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने आएंगे, पूरी मेहनत लगाएंगे, पूरी जी जान से जुटेंगे। और वैसे भी हम पूरी ईमानदारी से अभी भी जुटे हुए हैं, जितनी मेरी क्षमता उससे ज़्यादा हम कर रहे हैं। ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय था। ये तभी हो पाता है जब आप लोग पढ़ने के लिए आतुर रहते हैं। बस आप में वो ना एक लालच जो है, आतुरता, वो खूब होनी चाहिए। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है, साइना नेहवाल। थैंक यू सोनी, थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन पर, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस ये हड्डी से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, IP एड्रेस जो होता है इसका अभिप्राय क्या है? IP एड्रेस, इसका अभिप्राय क्या है? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही हो जाता है, एक संख्यात्मक नेटवर्क ये लेबल है IP एड्रेस। अगला है, OTC दवा क्रोसिन, ये कैसी दवा है? ये ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है। ये देखिए दर्द नाशक भी है और ज्वर नाशक भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? राष्ट्रीय सुशासन दिवस, ऑप्शन बी, 25 दिसंबर को ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब 5 और 10 रुपए के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? 5 और 10 रुपए के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? ऑप्शन सी, तांबा और निकिल मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्री में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्यों? क्योंकि ये RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। RBI के गवर्नर, पूर्व वित्त मंत्री और फिर साथ साथ में प्रधानमंत्री, तो आप लोग जान ही रहे हैं। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सूखने का क्या कारण है? ये है केशिकात्व क्रिया, कैपिलरी प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है,
हमारा अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करेंगे, जल्दी से लाइक करेंगे, फटाफट से लाइक करेंगे और शेयर कर देंगे। तांत्रिक योगिनी पंथ का जो मूल स्थान है वो कहाँ माना जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है ओडिशा, ऑप्शन सी ओडिशा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है 1942। 1900 ऑप्शन बी सही हो जाता है 1942। देखिए एग्जैक्ट जो डेट है 8 अगस्त है, 8 अगस्त 1942 है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन किसके लिए है? तो ये है भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए, ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? ऑप्शन बी से हो जाता है राजा राम मोहन रॉय ने। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय। अगला है, यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है? यूएनओ का मुख्यालय, चलिए विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। कल मैंने बहुत सारे मुख्यालय आपको बताए थे, इसमें से चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर है? कमेंट सेक्शन में बताइए। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए 2 ही बताइए, जल्दी से बताइए। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया, इसको किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, BIOS का क्या कार्य है? BIOS का क्या कार्य है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। अगला प्रश्न है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित है? ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी कैंसर से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाता है कैंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, थार का रेगिस्तान कहां पर स्थित है? थार का रेगिस्तान कहां पर स्थित है? ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन बी राजस्थान में। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक। मुंह दर्द होने लग गया। फिल इन द ब्लैंक, विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है, ऑप्शन सी से हो जाता है कॉड लीवर तेल, मछली का तेल। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, भारत का संविधान दिवस, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस ऑप्शन सी से हो जाता है 26 नवंबर, ऑप्शन सी। भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है सी बायोसेफ्टी लैबोरेटरी, बायोसेफ्टी लैबोरेटरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। चलिए जल्दी से बताइए किस, अभी मैंने आप कल ही बताया था, तो कल ही का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी से हो जाता है सल्फर यौगिक। देखिए हमेशा ये टारगेट बनाइए, जो क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं उसमें फिर दोबारा कभी गलती ना हो। अगला क्वेश्चन, तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी से हो जाता है नाग है। नाग ये तीसरी पीढ़ी की ये एंटी मिसाइल का नाम है जिसको राजस्थान के DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहां पर किया था? भारतीय बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहां पर किया था? कारगिल, श्रीनगर, सियाचिन या फिर अमृतसर? विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाता है सियाचिन ग्लेशियर। दबाव को फिल इन द ब्लैंक किससे मापा जाता है? दाब बराबर होता है F/A। F से हो जाता है बल, A से हो जाता है एरिया, बल और क्षेत्रफल, ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक फिल इन द ब्लैंक के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाता है 151 से 200 तक। नेक्स्ट है, मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा?
ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है IMPS कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, माचिस की तीलियों में क्या पाया जाता है? सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम या फिर पोटेशियम? माचिस की तीलियों में ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, फास्फोरस। कल मैंने बताया था लाल, सफेद और काला फास्फोरस होता है। अगला है IFSC, किसका संक्षिप्त रूप है? IFSC विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है बी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, अगला है हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। शब्दों के जोड़े दिए गए, इनमें से भिन्न को आपको ज्ञात करना है। तो भिन्न कौन सा है? ये 22 मई को जो विश्व गौरैया दिवस है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? और 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को या फिर 22 मार्च को? कौन सा सही होगा? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रुपए के चिन्ह। रुपए का चिन्ह जो है आपको यहाँ पर दिखाते हैं। रुपए का जो चिन्ह है ऐसे लिखा होता है यहाँ पर। ये को डिजाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा में विजेता कौन थे? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, उदय कुमार। सामान्यतया सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये तो अभी मैंने बताया आपको, ऑप्शन सी सही हो जाता है 25 सेंटीमीटर। और यहीं पर कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए जो न्यूनतम दूरी होगी वो कितनी होनी चाहिए? तो 17 ये मीटर होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, कितना क्वेश्चन करेंगे एकदम स्पीड, फुल स्पीड में। अगर हमने कहा सुपरफास्ट तो उसका मतलब सुपरफास्ट ही करवाते हैं। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य को देखने के लिए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, हेलियोस्कोप। ठीक है, अगला है, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था? प्रथम भारतीय संचार उपग्रह, तो प्रथम भारतीय संचार उपग्रह ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। ऑप्शन ए सही होता है आर्यभट्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को LOC में कब परिवर्तित किया गया? चलिए जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। LOC में कब परिवर्तित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है 1972 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ सौर ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए? विकल्प कौन सा सही होगा? एक मिनट जल्दी से बताइए। किस देश ने भारत के साथ सौर ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, रूस था। ऑप्शन डी, रूस। नेक्स्ट है, खत्म हो गया क्या? चलिए, है शोर के किस स्तर के ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? देखिए 80 डेसिबल, 80 डेसिबल है, लगभग 130 डेसिबल, 150 डेसिबल या फिर 180 डेसिबल। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, लगभग 130 जो डेसिबल होता है। देखिए 130 डेसिबल के ऊपर का जो शोर होता है कान में दर्द और क्षति पहुंचाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने कल नहीं देखा था। तो डेसिबल क्या है? डेसिबल है ये आपका किसका मात्रक है? डेसिबल ध्वनि की मापक इकाई है। जो साधारण तरीके से बातचीत हम करते हैं तो उसके बीच में डेसिबल कितना होता है? 30 से लेकर के 35 डेसिबल, यही होता है साधारण बातचीत के बीच में जो ध्वनि होती है, इतनी होती है। जब 75 डेसिबल से अधिक हो जाती है तो ये मानव के लिए मतलब दुखदायी होने लग जाती है, असहज होने लगती है।
और जब 150 से अधिक डेसिबल हो जाती है तो एक मतलब एक तरीके से ये होता है कि आत्महत्या तक की ये स्थिति में पहुंच जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ऑप्शन सी सही हो जाता है, ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश भारत और चीन के बीच विवाद का भी कारण है। मेनली जो भारत और चीन के बीच की रेखा है ना, ये बोला जाता है, और ये अरुणाचल प्रदेश और ये चीन के बीच की है, मेनली भारत के बीच की, हाँ अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच की है। प्रसिद्ध कैंटन टावर, कैंटन टावर ये किस देश में स्थित है? प्रसिद्ध कैंटन टावर ये किस देश में स्थित है? चलिए, ये रहा आज का सवाल आप सभी के लिए। हमें पता है इसे आपको खोजना पड़ेगा, जरूर खोजना पड़ेगा, इसीलिए आज के सवाल में छोड़ेंगे इसको, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, पादप विज्ञान किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में, फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दूसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए। मानव शरीर रचना, पौधों का, या फिर शुद्ध मात्र की, या मानव विज्ञान? कौन सा ऑप्शन सही होगा? नहीं, कल ये लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस आप लोगों ने नहीं किए थे, बस कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है, और ये जागरण जो क्लास की सीरीज है ये कंटिन्यू चलती रहेगी। जागरण क्लास की सीरीज ये कंटिन्यू चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर सोने से पहले एक बार आप ये जीएस ये तैयार करके सोइए। और क्लास कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। आगे अब इसके बाद हम सो जाएंगे, और आप लोग नहीं सोइएगा। जितना भी आप लोगों ने पढ़ाई करी है उसको मतलब रिवाइज कर लीजिएगा। रिवीजन करने के बाद ही आप लोगों को सोना है, ठीक है। रिवीजन करने के बाद ही आपको सोना है। बहुत बढ़िया। रिवीजन में 1% भी गलत नहीं हो, ऐसे ही होना चाहिए। क्लास ऐसी ही होनी चाहिए, मतलब ऐसे ही आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए। नहीं देखिए, आँख वगैरह एक चीज़ आप ही लोग तो हमें सिखाते हैं ना कि आँख पे थोड़ा सा जैसे तांबे के बर्तन में ठंडा पानी रख करके फिर उससे पानी के छींटे मारने चाहिए। तो ना अगर ऐसा कर पाए तब भी थोड़ी थोड़ी देर पर आँख पर ऐसे पानी की छींटे आप मारिए आँख बंद करके, तो फिर वो बड़ा रिलैक्स फील करता है, बहुत ही रिलैक्स फील कराता है। तो आँखों पर ऐसे, क्योंकि बार बार स्क्रीन यूज़ करते हुए, देखिए हम कंटिन्यू चश्मा लगा लेंगे, लेकिन जब स्क्रीन यूज़ करना हुआ तो फिर हम चश्मा निकाल देते हैं। ये मेरी इतनी बैड हैबिट है, इतनी गंदी सी आदत है ना ये, कि जैसे लगता है मतलब जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर हम निकाल देते हैं, हमको दिखता ही नहीं सही से फिर। रिवीजन में सब कवर करेंगे। और देखिए, जब भी हम कल की क्लास लगाएंगे तो क्लास के बाद उसका भी रिवीजन करेंगे, उस दिन की क्लास का, और साथ ही साथ में एक दिन पहले का रिवीजन। तो इस तरीके से आपके जितना भी पढ़ते जाएंगे सब आपका तैयार होता जाएगा। और पीडीएफ के लिए सच में आप लोग बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिए। अभी देखिए, अभी पीडीएफ देंगे तो आप उसका ढेर बनाते हुए चले चलेंगे, ये नोट कर लीजिए, आप कभी उसको पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। हम सारी पीडीएफ देंगे, लेकिन रिवीजन के टाइम रिवीजन आपका होता रहेगा, तो इस वजह से परेशान मत होइए, अभी पढ़ लीजिए, अभी पूरा टाइम है, अभी पढ़ लीजिए। और ये हम ले करके कहीं नहीं खिसकने वाले, सारी आपको अगर प्रोवाइड कराएं तो सारी पीडीएफ भी देंगे, लेकिन उसके पीछे साइकोलॉजी यही है कि आप बस सोचेंगे ये तो रखी तो है, अभी देख लेंगे, ऐसा हो जाएगा ऐसा। तो उस तरीके से तो आपके पास हज़ारों किताबें पढ़ी हुई हैं, नहीं, बस समझने की कोशिश करिए। साइकोलॉजी है इसके पीछे, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, बस यही चीज़ है अतुल, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं। हाँ, बहुत प्रॉब्लम लग रहा है, आते आते दिखेगा नहीं। प्रियंका यादव मैम, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे लास्ट में सारे क्वेश्चन का रिवीजन करा दिया करें, आपके रिवीजन करा
कल वाला बस एक रॉन्ग हो गया। हाँ बिल्कुल, हम हमेशा ये तो कराते हैं, करंट में भी देखिए एक दिन पहले का रिवीजन करवाते हैं, उस दिन का भी रिवीजन करवाते हैं। तो सुपर फास्ट रिवीजन ये पूरे क्लास की एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट सी खासियत हो चुकी है। तो पूरी विशेषता ये है कि जब भी मतलब क्लास होती है उसका सुपर फास्ट रिवीजन हम जरूर करवाते हैं। उसके पीछे एक ही रीज़न होता है। और आपसे बार बार हम क्यों कहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में खूब लिखा करिए। कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट सेक्शन में इतना लिखिए, भर भर के लिखिए कि जिससे कि मतलब लिखने के पीछे का रीज़न ये होता है, एक तो लिखते हैं और दूसरी लिखने से चीज़ें याद हो जाती हैं और साथ ही साथ में आप रिप्लाई करते हैं। मुझे ये पता चलता है कि आप लोग चीटिंग नहीं करते। नहीं तो अभी हम क्वेश्चन 120 करवाते हैं ना, तो आप कहेंगे अब हम जब 120 नहीं करवाएंगे तो आप बोलेंगे नहीं, तो आप कहेंगे 150 में 50 सही हो गए। तो मुझे पता चल जाता है आप लोगों ने कितना क्या किया है। ठीक है। सुमन मौर्य 2018 से पढ़ रही हूँ मैम, आपकी जैसा कोई नहीं पढ़ा था। सो स्वीट, थैंक यू सो मच सुमन, थैंक यू सो मच। अब आप लोग जुड़े रहिए, बस हमारी ताकत हिम्मत तो ऐसे ही बढ़ती रहती है, ऐसे ही बढ़ती रहती है। रिवीजन बेस्ट पार्ट प्रतिभा, वेरी थैंक यू सो मच। ओम प्रकाश मैम अभी रिवीजन करा दीजिएगा। रिवीजन हो गया, रिवीजन हो गया। जावेद अमन, देखिए क्लास की टाइमिंग आप पूछ रहे हैं, तो क्लास यहाँ पर देखिए वनडे एग्जाम टारगेट पर जो क्लास आपकी होती है 3 क्लास होती है। वनडे एग्जाम टारगेट पर आपकी 3 क्लास होती है। तो मॉर्निंग में 10 बजे होती है एक क्लास, दूसरी होती है दोपहर के 3 बजे, मॉडल पेपर सर कवर करवाते हैं। बहुत ही सुपर डुपर हिट क्लास होती है, इसे ज़रूर ज्वाइन किया करिए। आप एग्जाम तक तो इतने मॉडल पेपर कवर कर लेंगे कुछ पूछिए मत। फिर उसके बाद शाम की क्लास अभी इस समय हो रही है आपकी 10:30 के करीब। फिक्स टाइम इसकी हम इसलिए थोड़ी सी नहीं बता पाते हैं। आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम की लिंक देखिए बार बार यहाँ पर कमेंट सेक्शन में हम भेज भी रहे थे, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो मतलब क्लास लेने आते हैं तो उसकी लिंक हम वहाँ पर शेयर कर देते हैं। आप ही लोगों का ये भी आइडिया था, तो शेयर कर देते हैं, आप लोगों तक पहुँच जाता है, आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो होता है ना, टाइम नेटवर्क की वजह से हमारा टाइम हो पाता है। तो सभी बच्चे इस चीज़ को जान चुके हैं, यही है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अनुराग, निकल रहे हैं हम निकल रहे हैं। अंकिता राजपूत मैम, इस दुनिया में सिर्फ 1% ही ऐसे लोग होते हैं जो बिना कुछ लिए किसी का भला करते हैं, और आप उनमें से एक हैं मैम। थैंक्स डियर मैम। अंकिता बस मैं एक चाहती हूँ, सच में मेरी दिल से इच्छा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। और सच में आप अगर मुझे जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, तो बस इतना ज़रूर समझेंगे कि मेरा हमेशा का, अगर मैंने कह दिया है 0 मतलब कभी 1 पैसा नहीं लेंगे तो कभी नहीं लेंगे, 1 पैसा कभी नहीं लेंगे तो कभी भी नहीं लेंगे। और कंटेंट ऐसा नहीं, अगर हम 1 पैसा नहीं लेंगे तो कंटेंट हम बकवास देंगे। कंटेंट में तो आप, हम ये कह रहे हैं, कोचिंग या पेड किसी भी क्लास से आप तुलना कर सकते हैं। और ये हमेशा अव्वल नंबर पर ना रहे मेरा कंटेंट, मेरी क्लास, तो आप बताइएगा। ये पूरी गारंटी के साथ कह सकते हैं, चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि 100% मेरी क्लास आपको अव्वल मिलेगी। फ्री की क्लास फिर भी अव्वल मिलेगी। चाहे आप थ्योरी की क्लास देख लीजिए, चाहे थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव, या फिर जैसे भी देखिए आप, सारे में अव्वल ही रहेगी। तो कभी भी 1 पैसा नहीं लेंगे। अगर विद्यार्थी हम देखिए स्टूडेंट ऑनलाइन यहाँ हमसे क्यों जुड़ रहा है, अगर उसके पास सारी फैसिलिटी, सारी चीज़ें हैं, तो किसी पेड मतलब बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर के दाखिला लेता है, पेड कोर्स करता है, तो मुझसे क्यों जुड़ेगा। मुझसे जुड़ रहा है यानी कि उसके पीछे कुछ ना कुछ उसकी मजबूरी है, तो हम उस मजबूरी का फ़ायदा तो नहीं उठा सकते ना। मेरा कॉन्शियस ही अलाउ नहीं कर सकता, कभी नहीं, मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं है, और ये हम कभी नहीं करेंगे। ये आप लोग इतने लाल लाल चेहरे भेज रहे हैं, इतने लाल लाल चेहरे भेज रहे हैं। सभी से गुड नाइट। और आप लोग हमेशा ये कहते हैं, देखिए एक काम किया करिए, जब भी आप कुछ पढ़ते हैं ना, जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, तो देखिए उसके पीछे सिंपल सी बात है। पहले ये देखिए ना, एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है,
क्वेश्चन मतलब उसका नेचर कैसा है, किस तरीके से क्वेश्चन उस टॉपिक से आता है वो पढ़िए। साथ साथ में देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने की कोशिश ना करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ना कवर करिए, थ्योरी पढ़िए। जब भी कोई चीज़ आपके दिमाग में आती है और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते करते मान लीजिए बार बार कंफ्यूज कर रहे हैं और आपका गलत ही हो जा रहा है, उससे रिलेटेड आप थ्योरी ज़रूर पढ़ लीजिए। जब थ्योरी पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर ऑब्जेक्टिव आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। और जब भी कभी आप सोने जाइए तो कल के लिए जो आपका टारगेट है, कल के लिए जो आपका टारगेट है वो फिक्स करिए। आज सोने से पहले कल का टारगेट फिक्स करिए और उसे अचीव करने की कोशिश करिए। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो बस ये सोचिए कितना अच्छे तरीके से 100% इफेक्टिव वे में आप अपने दिन को जीना सीख जाइए। इफेक्टिव वे हमारा सिंपल सा ये होता है हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर पाएँ, और इसके अलावा इफेक्टिव वे की कोई डेफिनेशन हमारे पास नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में 100% इफेक्टिव वे का मतलब होता है कि हम अपने टॉपिक को, अपनी चीज़ों को कितना कवर करते हैं। स्टूडेंट लाइफ का ये मतलब होता है। अभी कोई गृहिणी है उसके लिए 100% इफेक्टिव वे ये होता है कि वो घर को किस तरीके से अच्छे तरीके से, कितना अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएगी। तो सबके लिए 100% की अलग अलग डेफिनेशन होती है। तो स्टूडेंट लाइफ में सबसे बढ़िया 100% इफेक्टिव वे में स्पेंड करना दिन होता है कि आप अपनी चीज़ों को, जो अपना आपका टॉपिक है, सिलेबस है, मैटर है, वो कितना कवर कर पाते हैं। तो बस ये है, ठीक है। ओके हाँ, मम्मी भी मेरी आंख दिखा रही हैं, आंख दिखा रही हैं कि 12 बज रहा है, जाके खाना पीना खाओ। तो ये दिल से निस्वार्थ प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है। और मैं आपसे हमेशा कहती हूँ ना, जब भी कभी मुझे सच में टेंशन वगैरह होती है ना, जैसे सीरियसली जब मैं क्लास में आ जाती हूँ फिर एकदम से सारी चीज़ें छूमंतर हो जाती हैं, एकदम से बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे बढ़िया मेरे लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म यही होता है जब हम अपनी क्लास में आते हैं और आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। बस मेरा बस चले ना तो दिन रात हम जुटे रहे आप लोगों से। तो बस ये है। चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बस एक चीज़ कहेंगे, हम अपनी ईमानदारी 100% करेंगे, ईमानदारी से 100% रहेंगे, लेकिन आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा। देखिए हमेशा कहते हैं खुद की मेहनत और जो सेल्फ स्टडी होती है ना, सेल्फ स्टडी, उससे बेटर कुछ भी नहीं होता। पूरी मेहनत करिए, पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ, मेहनत और ईमानदारी के साथ कुछ भी करेंगे जरूर सफल होंगे। मांझी होता है ना, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उससे तो बहुत ही आसान सा काम है, बेड में पड़ी रहिए, रजाई में पड़े रहिए, अच्छा सा खाना खाइए, फिर उसके बाद अपने एम को पाइए। नहीं तो कहने का मतलब लगे रहेंगे तो सफलता मिलेगी कैसे नहीं। लेकिन लगना ऐसे लगना नहीं कि 1 घंटे का कोटा पूरा कर लिया, नहीं, लगना ऐसे कि सामने वाला देख के भी समझ जाए कि ये स्टूडेंट है, बस ऐसा लगना होना चाहिए। रातों की नींद, दिन का चैन खोना पड़ता है, ये सारी चीज़ें, सुकून खोना पड़ता है। चलिए मिलते हैं फिर इसी के साथ ही मॉर्निंग में वनडे एग्जाम्स 2.0 पर करंट अफेयर की क्लास में। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहा करिए। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, लाइक और शेयर आपका चाहिए, और खूब ढेर सारा लाइक और शेयर इतना करिए कि आप लोग चाहें तो आसमान पर बिठा सकते हैं मुझे, और आप लोग चाहें तो मुझे गिरा सकते हैं। तो गिराना है कि उठाना है, ये आप लोगों के हाथ में है। उठाना चाहेंगे तो उठा देंगे, गिराना चाहेंगे तो गिरा देंगे, जो भी आप करना चाहेंगे मुझे स्वीकार है। तो इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।